गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 17 है और हमारा 7.4 प्रश्नावली अभी चली रही है। फोर्थ ए क्वेश्चन हमने कर लिया। अगर फोर्थ ए को समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ग्रुप में आप मेरे को बता दें और उसी हिसाब से फिर हम इसको कर लेंगे। तो मैंने दो टाइप के आंसर उसमें निकाले थे। एक CBH वगैरह जो गाइड वगैरह होती हैं उनके हिसाब से भी आप लोग पढ़ते हैं, तो -cos3t जो आ रहा था, cot3t आ रहा था, वो भी नॉर्मल था। और जो NCERT का था उसको भी हमने यहाँ कर दिया था। तो दोनों तरह से आंसर हैं, आपकी जैसी इच्छा करें आप वैसे करें। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी है x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t/2, ठीक है। और y दिया हुआ है a sin t, तो y इक्वल टू a sin t। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया और इसका डिफरेंशियल करते हैं t के सापेक्ष, तो ये वैल्यू आ जाती है dx/dt इक्वल टू a कांस्टेंट चल रहा है cos t का माइनस sin t प्लस log x। अब देखिए यहाँ श्रृंखला नियम बन रहा है, log x है ये पूरा 10t/2 को log x मानेंगे, तो log x का हो जाता है 1/x, ये पूरा x है तो 10t/2 हो गया, ठीक है। 1 में आ गया। फिर 10x का करेंगे तो sec स्क्वायर x होता है, तो ये वैल्यू बन जाती है sec स्क्वायर t/2, ये आ गया, ठीक। फिर t/2 का करेंगे तो 1/2 आएगा। इसको 1/2 को यहाँ लिख देते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें क्योंकि ये थोड़ा सा अभी अटपटा सा लग रहा है। तो dx/dt इक्वल टू a बाहर चली रहा है, माइनस sin t है, इसको आप ऐसे ही रहने दें, प्लस sec स्क्वायर t/2 है और 10t/2 है, इसको हम sin cos में कन्वर्ट करते हैं। तो sec स्क्वायर t/2 है, इसे 2 तो यहाँ चली रहा है, sec स्क्वायर को लिख देंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर t/2, ये नीचे आ गया, ठीक है। sec स्क्वायर को नीचे कर दिया तो cos स्क्वायर t/2 हो गया। और 10t/2 है, इसको लिख देते हैं sin t/2 और ऊपर चला जाएगा cos t/2, ठीक है। यहाँ तक का मैटर समझ में आ गया होगा, सिंपल काम है। अब cos की एक पावर से ये cos की एक पावर कटेगी और यहाँ बच जाता है 2 cos t/2 और sin t/2, ठीक है। sin हाफ वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आ जाता है a माइनस sin t प्लस 1/2 sin t/2 और cos t/2, ठीक। अब देखिए ध्यान से क्या बन रहा है, 2 sin x/2 और cos x/2, तो 2 sin x/2 और cos x/2 का मीन्स क्या निकला, sin t बना, हाफ थीटा बन गया ना। तो इसको लिख देंगे dx/dt इक्वल टू a माइनस sin t प्लस 1/sin t, ठीक है। यहाँ इसका LCM कर देते हैं तो आता है dx/dt इक्वल टू, LCM करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1/sin t, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, उल्टा लिख दिया है, 1 को आप आगे लिख देंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x। तो यहाँ t है तो हम इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर t और अपॉन में sin t, इसको अभी यहीं छोड़ते हैं और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में नंबर इस पे आ जाइए, इसको जो हमें दिया हुआ है कि y बराबर a sin t, इसका ये नंबर 3, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। बाकी का सेम प्रोसेस चल रहा है जैसा चल रहा था पहले। तो a कांस्टेंट है, sin t का cos t होता है, ये नंबर 4 हो गया। और समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग कर देंगे, 2 का भाग करेंगे तो वैल्यू आती है dy/dt अपॉन dx/dt इक्वल टू a cos t अपॉन ये वाला cos स्क्वायर t अपॉन sin t, तो sin t को हम ऊपर ले लेते हैं। अब क्या बचा, cos से cos कैंसिल हो गया और लास्ट आंसर आया हमारे पास dy/dx इक्वल टू, a तो है ही कांस्टेंट, cos से cos कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos बचा और ये वैल्यू बनती है 10t। एक इसमें a छूट गया था यहाँ से, तो a हमने यहाँ इसमें कनेक्ट कर दिया है, फिर ये a आ गया
तो समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे a चल रहा है और वो लास्ट में आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में हमें आंसर मिलता है tan t। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 a है x बराबर रूट साइन 2 थीटा और y बराबर रूट कॉस 2 थीटा। तो नॉर्मल है, कोई खास काम नहीं। ये नंबर 1, इसका आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, पहले रूट का होगा तो 1/2 रूट एक्स साइन 2 थीटा रहेगा। फिर साइन 2 थीटा का करेंगे तो कॉस 2 थीटा होगा और 2 थीटा का, ये 2 थीटा का करेंगे तो 2 बाहर आएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ बचता है dx अपॉन डी थीटा और कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। ठीक है, ये नंबर 2 डालिए। इसके बाद नेक्स्ट पे आएँ, इसी तरीके से जैसे y बराबर अंडर रूट कॉस 2 थीटा है तो इसका भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ये नंबर 3 है, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, तो कॉस 2 थीटा हो गया। फिर कॉस 2 थीटा का करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा होगा और फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 4 में वही 2 का भाग देना है, तो समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग देने पर जब इसका भाग देते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, देखिए dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा, भाग दे दिया और ये वैल्यू हम यहाँ मिलती है। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल नहीं किया, 2 से 2 आप कैंसिल कर लीजिए एक बार, इसको थोड़ा सा और करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल करते हैं और dy बाई डी थीटा हमें मिलता है माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ डालते हैं, ये नंबर 4 है, तो माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कॉस 2 थीटा, अपॉन में आता है इक्वेशन नंबर 2 वाला पार्ट, तो कॉस 2 थीटा अपॉन में रूट साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ तक का काम करने के बाद अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कट भी रही हैं लेकिन क्लियर नहीं दिख रही हैं कि क्या क्या कटना है। तो ये एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है। जब आप दोनों भिन्नों को एक साथ रखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, cos 2 थीटा मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों संख्याएं पलट जाएंगी, तो ये बनता है साइन 2 थीटा अपॉन में cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए ये साइन 2 थीटा और यहाँ पर साइन 2 थीटा, ये अंडर रूट में है, ये बिना अंडर रूट में है, तो क्या वैल्यू मिलती है इससे, माइनस ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे तो पावर बनेगी 3/2, ये वाले भी दोनों जॉइंट हो जाएंगे, पावर बनेगी 3/2। तो इसको हम लिख देते हैं साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा की पावर 3/2, तो tan 2 थीटा की पावर 3/2 माइनस tan 2 थीटा की पावर 3/2। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th बी है, ये नंबर 1 मानिए और बिल्कुल सेम वही तरीका, कोई नयापन नहीं इसमें। dx अपॉन dt ए कांस्टेंट है। अब देखिए इसके बारे में हम पहले बात कर ही चुके हैं कि कॉस क्यूब टी आया है, कॉस क्यूब टी के लिए पहले आप x की पावर n लगाएंगे तो ये बनता है 3 cos स्क्वायर टी, फिर cos टी का करेंगे तो माइनस साइन टी होगा। ठीक है, बस ये नॉर्मल है, ये नंबर 2 डाल दीजिए और फिर हमें दिया है y बराबर a साइन क्यूब टी, ये नंबर 3 है। इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बाई डी टी इक्वल टू a, साइन क्यूब है, साइन क्यूब भी वही x की पावर क्यूब यानी x की पावर n से, तो 3 साइन स्क्वायर टी ये होगा, फिर साइन टी का कॉस टी होगा, ये नंबर 4 हो गया। और समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग देने पर तो हमें वैल्यू मिलती है यहाँ से dy अपॉन डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी इक्वल टू ये 3a साइन स्क्वायर टी और कॉस टी अपॉन में यहाँ आ जाए नंबर 2 में, तो ये बनता है
-3a cos स्क्वायर टी और sin टी। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके लास्ट आंसर लिख देते हैं। ये dy/dx है इक्वल टू 3a से 3a कैंसिल हो गया, माइनस बच गया है, माइनस को बीच में लगाया। साइन स्क्वायर है, यहाँ पर एक साइन है, एक पावर से ये एक पावर कैंसिल होगी, यहाँ कॉज स्क्वायर है और यहाँ कॉज है, एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, ऊपर बचता है साइन और नीचे बचेगा कॉज। तो साइन अपॉन कॉज tan t होता है और ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, x³ + y³ दिया हुआ है t-1/t तथा x6 + y6 = t² + 1/t² दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ये वाला पार्ट सिद्ध करना है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन जब बेसिक फंडामेंटल रूल करवाए थे तब मैंने आपको कराया था, लेकिन वहाँ पर मैंने स्क्वायर का कराया था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वो क्यूब का है, तो प्रोसेस दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं। हमें यहाँ दिया है, यहाँ लिखेंगे, दिया है कि x³ + y³ = t-1/t। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और इसका हम वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर इसका वर्ग किया तो हमें मिलता है x³ + y³ का होल स्क्वायर = t-1/t का स्क्वायर। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a² ये b² + 2ab इसमें भी वही चीज़ a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, a² + b² - 2a और b। ठीक है, अब इनको सॉल्व करिए। तो ये जो पार्ट है इसमें तो कोई चेंज है नहीं, इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया अभी, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, t से t, तो t² + 1/t² और -2 बचता है। क्लियर। अब जो दूसरी कंडीशन हमको दे रखी है यहाँ पर, ये सवाल में दी हुई है कि x³ + y³ = t² + 1/t² है, तो आप या तो इसकी वैल्यू चेंज कर दें और या इसकी वैल्यू चेंज कर दें, दोनों में से किसी एक की जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो मान लीजिए हम इसकी जगह पर कर देते हैं, ये हमें दिया हुआ है t² + 1/t² + 2x³ y³ = t² + 1/t² - 2। तो t² + 1/t² से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया और ये बच गया। तो देखिए क्या आता है, यहाँ से बचा 2x³ y³ = -2, है ना, यहाँ पर माइनस बचा हुआ है, 2 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा और x³ y³ = -1 बच गया। और इसको डाल दीजिए आप, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 1 हो चुकी हैं, ये नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास आया है, उस इक्वेशन नंबर 2 का हम अवकलन करते हैं। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए क्या वैल्यू आती है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 आ रहा है ये u × v चल रहा है ना, दो पद आ रहे हैं और दोनों u × v हैं, तो हम इसको ये लिखते हैं, जैसे x³ को हमने पहले कांस्टेंट कर दिया, हम y³ का कर रहे हैं तो 3y² और y का करेंगे तो dy/dx। ठीक है, फिर प्लस, फिर y³ को छोड़ देते हैं, y³ कांस्टेंट हो गया, और x³ का करेंगे तो 3x² आता है, और उधर -1 है, -1 कांस्टेंट होता है तो ये 0 होगा। उसके बाद में 3, देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन निकालते हैं, उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू हमको मिलती है x³ y² dy/dx प्लस यहाँ आया x² y³ = 0। 3 कॉमन निकाला, उसको शिफ्ट कर दिया तो वो 0 हो गया। अब हमारे पास ये आंसर आया। अब आप एक चीज़ गौर करें कि जो सिद्ध करना है वो ये है, आंसर हमें पहले से दिया हुआ है कि आपको ये लेके आना है, और कैसे अंदाज़ा लगाएं कि क्या काम करना है। यहाँ पर आ रहा है x4 और y², और हमें क्या मिला हुआ है x3 और y², मतलब एक x कम है अभी, है ना, एक x कम है, तो हम क्या कर देते हैं, x से गुणा कर लेते हैं, दोनों पक्षों में x से गुणा करेंगे। यहाँ पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 0 से x गुणा हो रहा है तो 0 ही हो जाएगा।
तो इस जगह पर जब आप x से गुणा करते हैं तो x4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 2 में एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू है -1, ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से एक्स क्यूब वाई क्यूब का मान रखने पर जब आप ये वैल्यू डालते हैं इसके अंदर तो x4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और -1 इक्वल टू 0, 1 को उधर शिफ्ट कर दें तो x4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 1। ये आंसर सिद्ध हो गया जो हमें सिद्ध करना था। सेवन 7.4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम शुरू कर रहे हैं 7.5। अब 7.5 के अंदर एक नया सिस्टम आया है और इसके बारे में हमने फंडामेंटल रूल्स में बात नहीं की थी क्योंकि ये फंडामेंटल में है नहीं। तो आपसे कहा जा रहा है d2y अपॉन dx² की वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, सबसे पहले तो इसको समझें। इसको हम बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि अगर कोई फलन आपको दिया जा रहा है, जैसे y बराबर कुछ भी कोई भी फलन दे दिया, जैसे sin x से दे दिया कि y बराबर sin x आपको दिया गया है, ये कोई फलन है और स्पष्ट फलन है। अब आप इसको पहचान पा रहे होंगे आराम से कि y एक तरफ आ रहा है, x एक तरफ आ रहा है, तो ये स्पष्ट फलन है। और अभी तक जितने भी काम हमने किए थे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थे, यानी प्रथम कोटि के अवकलज थे। तो प्रथम कोटि के अवकलज का मतलब होता है एक बार अवकलन। जब आप इसका एक बार अवकलन करते हैं तो आप लेते हैं dy बाई डी एक्स, यही आएगा। y का हमने अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स आएगा और sin x का जब हम अवकलन करते हैं तो हमें cos x मिलेगा। क्लियर? अभी तक हमने केवल यहाँ तक की बात की। अब वो कहता है कि आप दोबारा अवकलन करिए, तो जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है इसका एक बार दोबारा अवकलन। दोबारा अवकलन का मतलब हुआ डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब ये चीज़ जब मैंने प्रथम सिद्धांत आपको बताई थी तब पहले ही बता दिया था कि डी बाई डी एक्स सिम्बल है अवकलन करने का। तो डी बाई डी एक्स अवकलन करने का सिंबल है, तो आप किसका अवकलन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं इसका अवकलन, डी वाई बाई डी एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और अवकलन कर दिया, है ना, ये इसका सिंबल हो गया इसको शो करने के लिए। और जब आप इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ आपको यही लिखना है cos x। अब जब इनको मिक्स करते हैं तो देखिए d कितनी बार आया, ये 2 बार आ गया, ठीक है, और dx डबल बार आ रहा है, दोनों ही हैं, तो इसको हम लिख देते हैं dx²। तो इसको बोलने का तरीका होता है d2y अपॉन dx², ठीक है। और cos x का दोबारा अवकलन कर दिया तो हमें मिल जाता है sin x। यानी अगर आप किसी भी फलन को 2 बार अवकलन करते हैं, है ना, क्वेश्चन खुद बोलेगा इस बात को करने के लिए आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि हमसे एक बार अवकलन पूछा जा रहा है या 2 बार अवकलन पूछा जा रहा है। जैसे कई क्वेश्चन आपने पहले किए 7.1 से लेकर 7.4 तक की जब हम बात कर रहे हैं तब आपसे ये लिख के दिया गया था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। क्लियर बोला था कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, मतलब एक बार अवकलन करना है। और अगर आपको लिख के ये देता है कि d2y अपॉन dx² ज्ञात करिए, मतलब 2 बार अवकलन करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा अवकलन करने का और सिंपल काम है, कोई नए रूल्स नहीं है। जो काम आप इसमें कर चुके हैं वही रूल्स हमको यहाँ पे फॉलो करने हैं और हमें केवल 2 बार अवकलन करना है। और अगर कोई कंडीशन सिद्ध करवाता है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में दिए जा रहे हैं और जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी पूछी जा रही है सिद्ध करवाने वाली। तो सिद्ध करवाने वाले में कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें अपनी तरफ से गुणा भी करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें भाग भी करनी पड़ जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसके आधार पे हम बात करेंगे। अब जैसे 7.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं और क्लियर उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे बोला हुआ है कि d2y अपॉन dx² का मान ज्ञात कीजिए जबकि फर्स्ट का a है, फर्स्ट का a है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, ठीक है। पहचान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आपसे बोला जा रहा है d2y अपॉन dx² निकालिए, तो आप 2 बार अवकलन करेंगे। जैसे इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1 और यहाँ लिख दिया समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या आता है, जब एक बार आप अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स आएगा, बराबर x³ का करेंगे
3x² आएगा, tan x का करेंगे sec² x आएगा। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। अब देखिए नॉर्मली हमारा क्या हो रहा था कि आंसर यहीं पे ख़त्म हो रहा था, आपने एक बार अवकलन किया और आंसर आ गया, लेकिन अब इसको दोबारा अवकलन करना है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, एक बार और अवकलन कर रहे हैं तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन किया, इसकी डिटेल में वहाँ बता चुका हूँ, बार बार इसको नहीं लिखना है ऐसे ही, आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो d2y/dx² की वैल्यू आ जाती है 3x²। तो 3 तो कांस्टेंट है ही, x² का क्या होगा 2x, फिर प्लस, अब देखिए ये घातांक नियम वही x की पावर n बन रहा है, x की पावर n है ना, x की पावर n से करेंगे तो पहले तो 2 sec x और फिर sec x का होगा तो यहाँ लिख देंगे sec x tan x। ठीक है, थोड़ा सा इनको एडजस्ट करिए तो d2y/dx² इक्वल टू ये हो गया 6x प्लस इनका मल्टीप्लाई किया तो 2 sec² x इंटू tan x। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का भी, y = x² + 3x + 2, सिंपल क्वेश्चन है, वही नंबर 1 डाल दिया इसको, और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वैल्यू हमको मिलती है dy/dx = x² 2x और 3x का 3 हो जाता है ना, 2 कांस्टेंट है तो वो 0 होगा, ये नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन, x के सापेक्ष पुनः अवकलन क्या वैल्यू आती है d2y/dx² इक्वल टू 2x है तो 2 होगा और 3 कांस्टेंट है 0 होगा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का C, y = x cos x। अब y = x cos x देखिए एक नॉर्मल कंडीशन ही है, u × v बन रहा है और u × v के हिसाब से जब इसको हल करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये वैल्यू बनती है dy/dx इक्वल टू u × v है ना, बिल्कुल सिंपल काम। तो u × v में x को कांस्टेंट कर दिया, cos x का करेंगे तो माइनस sin x आएगा, फिर प्लस cos x को कांस्टेंट कर दिया, x का करेंगे तो 1 आएगा। अब ये एडजस्ट करने की तो क्या ज़रूरत है, इसको सीधा ही आप ये हटा दीजिए, इसको ऐसे लिख देते हैं समीकरण नंबर 2, और समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन किया तो d2y/dx² इक्वल टू, अब देखिए दोबारा ये u × v बन रहा है, दोबारा से u × v आया तो माइनस को हम बाहर रख रहे हैं और x × sin x आ रहा है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x को हमने कांस्टेंट किया, sin x का cos x हो गया, फिर प्लस sin x को कांस्टेंट किया और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ दें और cos x का अवकलन करते हैं तो ये आता है माइनस का sin x। ठीक है, अब देखिए ये प्लस ये माइनस अंदर आता है तो ये बन जाता है d2y/dx² इक्वल टू माइनस x cos x माइनस sin x और माइनस sin x, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं तो d2y/dx² इक्वल टू माइनस, चाहें तो आप कॉमन निकाल लें, x cos x और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस 2 sin x, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का डी है, y = 2 sin x + 3 cos x। अब देखिए इसमें सिंपल काम है, वही समीकरण 1 का
x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वैल्यू हमको क्या मिलती है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 sin x, तो 2 cos x हो गया प्लस 3, अब cos x है तो -3x होता है, तो -3 और cos x का होता है -sin x, तो माइनस पहले लगा दिया और sin x, ये नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 cos x। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है ही, cos x का माइनस sin x, -3 यहाँ पहले से ही है और sin x का cos x हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखिए सेम आ रहा है ना, केवल माइनस का मिस्टेक है, तो हम माइनस को कॉमन निकालते हैं, ये -2 sin x और प्लस 3 cos x हुआ। अब ये पार्ट और ये वाला सेम हो गया, तो समीकरण 1 से इसमें वैल्यू डाल देते हैं और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y, इसका आप इधर पक्षांतरण कर दें तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इस टाइप के भी आंसर्स बन सकते हैं, ठीक है। -y को इधर ले आए तो +y हो गया इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट है फर्स्ट का e। अब इसका जब हम अवकलन करते हैं तो वैल्यू नॉर्मल कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये मिलता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये u इंटू वी बन रहा है, सिंपल काम हो रहा है ना, u इंटू वी के हिसाब से पहले वाले पार्ट को कांस्टेंट कर दिया, cos x का माइनस sin x, फिर प्लस cos x को एज इट इज़ छोड़ा और e की पावर -x का e की पावर -x, e की पावर x है ना, इस पूरे को x मान के चलिए, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, ठीक है। अब श्रृंखला नियम बन रहा है, -x का करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको -e की पावर x लिखेंगे। थोड़ा सा इसको सेट करिए, तो यहाँ आता है -sin x इंटू ई की पावर -x और ये माइनस बाहर आ जाता है, तो e की पावर -x और cos x, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखें, थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, वैसे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप डायरेक्ट इसका अवकलन करते हैं तो u इंटू वी इसमें बन रहा है और u इंटू वी इसमें बन रहा है, 2 बार हो जाएगा, पर इसकी जगह पर हम डायरेक्ट y यूज़ कर सकते हैं, तो क्वेश्चन छोटा होगा थोड़ा सा, हमें यहाँ पे u इंटू वी नहीं लगाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से इसका मान रख दिया और यहाँ लिख देते हैं साइड में ही समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब आप इसमें मान रख रहे हैं तो वैल्यू हमको मिलती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस e की पावर -x sin x और -y, ठीक है। यहाँ इसको यहाँ लिख दें समीकरण 1 से, यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से, ये वैल्यू डाल दी। अब अवकलन आसान हो जाएगा ना, केवल इसलिए काम किया है क्योंकि हम y का अवकलन करेंगे तो केवल dy बाई डी एक्स लिखेंगे, ये नहीं पूरा नहीं करना पड़ेगा। इसको डाल दीजिए नंबर 2 और समीकरण 2 का पुनः अवकलन, समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करते हैं तो यहाँ से मिलता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ u इंटू वी चलेगा, माइनस बाहर चली रहा है, e की पावर -x एज इट इज़ छोड़ा गया, कांस्टेंट है, sin x का cos x, फिर प्लस, फिर sin x को छोड़ दिया, कांस्टेंट कर दिया, और e की पावर -x का e की पावर -x और -x का माइनस, ठीक। अब -y है तो इसका डायरेक्ट हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। अगर आप नहीं भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ केवल ये था कि हमने u इंटू वी का जो मैटर था अपना वो बचा लिया, डायरेक्ट हमने लिख दिया dy बाई डी एक्स। अब इसमें माइनस को अंदर ले जाइए, dy बाई डी एक्स को इधर भेज देते हैं,
तो ये वैल्यू बनती है d2y/dx²। ये माइनस का dy/dx है, उस तरफ गया तो प्लस का dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पर क्या क्या एडजस्ट हो रहा है, इस माइनस को अंदर लाइए तो ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा। तो हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, e⁻⁻x sin x हो गया प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस e⁻⁻x और cos x। ठीक है, वापस समीकरण 1 से वैल्यू डाल सकते हैं, और समीकरण 1 से आप वापस y की वैल्यू इसमें डाल दें तो यहाँ हो जाता है d2y/dx² प्लस dy/dx, और ये माइनस y है, इसको हम इधर ले आते हैं तो प्लस का y हो जाएगा, और e⁻⁻x sin x। यहाँ आप इसको रोक सकते हैं।